नमस्कार दोस्तों। जैसे कि विदित है, आप सभी लोग अब तक अजीम प्रेम जी के बारे में जान ही चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर के बाजार में उनका प्रवेश कैसे हुआ। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, यह पूछे जाने वाले अनेक सामान्य प्रश्नों में से एक है और जिसका कोई भी उत्तर दे देता है। क्या उत्तर हो सकता है? कैन यू गेस? हाँ, चार्ल्स बेबेज। परंतु हम में से अधिकांश लोग ये जानते ही नहीं हैं कि पहला कंप्यूटर बनाने वाला वास्तव में चार्ल्स बेबेज नहीं था। इसका डिज़ाइन सिर्फ उसकी कल्पना और एक लंबा मात्र स्वप्न था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी कंपनी CTR कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन ही पहली ऐसी कंपनी थी जिसने पहली पीढ़ी का कंप्यूटर बनाया था। यह CTR बाद में IBM बन गई, अर्थात वह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन कहलाए और IBM जिसे बिग ब्लू भी कहा जाता है। इसको कंप्यूटर उद्योग में परदादा भी समझा जाता है और उसे इसका हक भी है। जब कंप्यूटर में इतिहास के बारे में बात की जाती है तो कोई भी IBM का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता। परंतु मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली भारत सरकार इस प्रकार के पूर्ववर्तों को मानने को राजी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि तत्कालीन उद्योग मंत्री जो थे और वह थे जॉर्ज फर्नांडिस, IBM को भारत से खदेड़ने को आतुर थे। जॉर्ज फर्नांडिस के क्रोध और कुंठा के पीछे एक मूलभूत कारण था। IBM कंपनी जिसका बाजार में कोई प्रतिद्वंदी नहीं था और इन्होंने कभी भारतीय कंप्यूटर बाजार की आवश्यकताओं को समझने की कोशिश ही नहीं की थी और न ही उससे ऐसे उत्पादों को कभी भारत में बिक्री के लिए लाने का उन्होंने प्रयास किया था। इसके बजाय उन्होंने ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाया जिन्हें अन्य देशों द्वारा पूरी तरह से प्रयोग करके बिल्कुल अलग कर दिया गया था। IBM ने यह भी सुनिश्चित कर लिया कि जब कंप्यूटर उद्योग की आधुनिकतम प्रौद्योगिकी भारत में किस हालत में न पहुंचे और इससे से भारत सरकार खिन्न हो गई। उसने महसूस किया कि जब सारा विश्व कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के आधुनिकतम आविष्कारों का आनंद उठा रहा है तो भारत को इससे दूर क्यों रखा जाना चाहिए। और उसी समय IBM का अधिकांश कंप्यूटर बाजार पर एकाधिकार था। यह भी कहा जा सकता है कि वह हमारे देश के साथ उचित बर्ताव नहीं कर रहा था। हमारे देश एवं IBM के बीच दरार पड़ने का यही एकमात्र कारण नहीं था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली भारत सरकार भारतीय उद्योग में विदेशी कंपनियों के प्रभुत्व को कम करने के लिए दृढ़ संकल्प किया करती थी और इसने महसूस किया कि आज़ादी के 20 वर्षों बाद भी किसी न किसी तरीके से हमारे ऊपर शासन किया जा रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकारें इस मामले में काफ़ी खुले विचारों की थी। उनके शासनकाल के दौरान विदेशी कंपनियों को भारत में कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई और सरकार ने महसूस भी किया कि ऐसा करने से भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों द्वारा लाभान्वित होंगी। परंतु मोरारजी देसाई ने अधीन गठित नई समाजवादी सरकार इस पुराने विश्वास को मानने को बिल्कुल तैयार न थी। भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय कानून फेरा और जिसे सन 1973 में शुरू किया गया, इन्होंने इस विषय में समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। फेरा के मुताबिक भारत में काम करने वाली कंपनियों का एक निश्चित अंश, चाहे वह देशी हो चाहे या विदेशी कंपनी हो, भारतीयों के नियंत्रणाधीन होना चाहिए। अर्थात भारतीयों को उन कंपनियों में निवेश करने की पूरी अनुमति दी जानी चाहिए जो पूर्ण रूप से विदेशियों द्वारा चलाई जा रही थी, अन्यथा कंपनी को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार इस प्रकार के कानून की घोषणा करते ही लगभग 50 कंपनियों ने भारत छोड़ने का निर्णय ले लिया और इन कंपनियों में कोका कोला एवं IBM भी शामिल थी। जब बात IBM ने अपनी कंपनी बंद की तो इससे किसे लाभ हुआ और किसे हानि, यह बता पाना कठिन है क्योंकि तथ्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस पक्ष की ओर हैं। और सच तो यह भी है कि एक पक्ष का दूसरे पक्ष से अंतर हो ही सकता है
और विश्व भर में स्थिति यह थी कि कंप्यूटर उद्योग ने अभी अपने विकास की ओर रेंगना शुरू ही किया था। और ऐसी स्थिति में IBM जैसी बड़ी कंपनी के बंद होने से भारतीय प्रौद्योगिकी की वृद्धि और विकास बाधित हो गए होते। परंतु चूंकि IBM भारत में केवल पुरानी प्रौद्योगिकी बेच रही थी और इसीलिए उनके बाजार से निष्कासन से अधिक अंतर ही नहीं पड़ा। वास्तव में उनके निष्कासन से ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अनेक नई प्रौद्योगिकियों को फूलने फलने का अवसर मिल गया। IBM किसी भी स्थिति में विश्व में कहीं भी अपना प्रभुत्व कम करने को तैयार नहीं थी। स्वाभाविक है, उन्होंने अपना प्रभुत्व चारों ओर जमा लिया है तो विश्व का कोई भी कोना वह अपने प्रभुत्व को कम करने के लिए तैयार नहीं थी। और इसी के अलावा जब उनके कुल लाभ की तुलना में भारत में उनका लाभ काफ़ी कम था और इसलिए जब भारत सरकार ने दबाव डाला तो उसने तुरंत भारतीय बाजार छोड़ दिया। IBM के पलायन के बाद भारत में कंप्यूटर निर्माण और बिक्री बहुत तेजी से आ गए। अजीम प्रेम जी इसे हमारी प्रौद्योगिकी के लिए एक अच्छा मोड़ बताते हैं। परंतु क्या IBM का पलायन एक अच्छा मोड़ था, और था तो कैसे? भले ही IBM केवल पुराने रूपांतरों को ही क्यों न बेच रही हो, परंतु जब तक भारत में काम कर रही थी तो 60% से लेकर 70% तक कंप्यूटर बाजार उसी के हाथों में था। अन्य छोटी कंपनियां भी बाजार के शेष हिस्सों के लिए आपस में एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर रही थी और ऐसी स्थिति में IBM के पलायन से बाजार सभी के लिए खुल गया। इससे भारतीयों के लिए नई प्रौद्योगिकी के साथ प्रयोग करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अजीम प्रेम जी के मुताबिक IBM ने न तो भारतीय बाजार को समझा और न ही उसका प्रभावकारी ढंग से उपयोग किया। इस अनिच्छा की वजह से कंप्यूटरों को ऐसी उच्च मशीन समझा जाने लगा जिनका उपयोग केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रहा। तय हो गया कि पहले जिसका उपयोग केवल प्रयोगशालाओं के लिए सीमित मायने में प्राप्त होता था, आज हमारे हर एक के घर में हम यूँ कहेंगे लैपटॉप और कंप्यूटर अपने अपने पास है। तो परंतु ऐसी स्थिति में भी एक अप्रत्यक्ष लाभ छिपा था। IBM के प्रसिद्ध नेक फ्रेम कंप्यूटर उस समय भारत में लोकप्रिय नहीं थे और इसलिए हमारे लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में आ रही नई क्रांति का प्रयोग करने में कतई नहीं हिचकिचाए। IBM के पलायन से कंप्यूटर बाजार में उसका स्थान पूरी तरह से रिक्त हो गया और अजीम प्रेम जी ने इस रिक्त स्थान को भरना चाहा। IBM ने केवल पुराने रूपांतरों को बेचकर बाजार पर अधिकार जमाए रखा था। प्रेम जी का यह विश्वास था कि यदि विप्रो ने नवीनतम विचार अपनाए तो उसे जरूर सफलता मिलेगी और इसी समय एक नया इतिहास बनना शुरू हो गया। तो वह नया इतिहास दोस्तों क्या था, सुनिएगा। न तो प्रेम जी को और न ही उनके मित्रों को कंप्यूटर के बारे में कोई ज्ञान था, परंतु उन्होंने यह महसूस किया कि कंपनी को कंप्यूटर के क्षेत्र में विकसित करने का सुनहरा मौका है। प्रेम जी अपने साबुन एवं तेल जैसे अन्य उत्पादों की तरह इनमें भी प्रयोग करना चाहते थे। यदि इसमें सफलता मिली तो विप्रो एक बड़ी कंपनी बनने में कामयाब होगी। अजीम प्रेम जी द्वारा आरंभ किया गया इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिना किसी जानकारी के उन्होंने कंप्यूटर बाजार में प्रवेश करने का निर्णय ले लिया। अब कंप्यूटर बाजार में किनका एंटर हो गया है, किनका प्रवेश हो गया है, निश्चित ही तौर पर अजीम प्रेम जी का वहाँ पर प्रवेश हो चुका है। परंतु इसका यह मतलब कतई नहीं था कि अजीम प्रेम जी ने किसी जल्दबाजी में यह निर्णय लिया। स्पष्ट दूरदर्शिता और सोच विचार के पश्चात विप्रो ने ही कंप्यूटर निर्माण में प्रवेश करने का निर्णय ले लिया। IBM जा चुकी थी और इससे कंप्यूटर और बिक्री में काफ़ी बड़ा खाली स्थान हो गया था। फेरा अधिनियम की वजह से यह रिक्त स्थान किसी विदेशी कंपनियों से नहीं भरा जा सकता था। भारतीय कंपनियों के लिए बाजार को पकड़ने का सुनहरा यह मौका था। भारतीय कंप्यूटर उद्योग में कोई अग्रणी नहीं था। लगभग सभी कंपनियां नौसिखिया थीं
और इसी कारण IBM द्वारा बने रिक्त स्थान को भरने के लिए कोई आगे ही नहीं आया। यदि यह रिक्ति न भर जाती तो भारतीय प्रौद्योगिकी में हानि की जोखिम भी बढ़ जाते, और इस जोखिम को दूर करने के लिए कई नई कंपनियों को इस दौड़ में शामिल होना था, और इन नई आगंतुक कंपनियों के बीच कड़ी प्रतियोगिता होनी चाहिए थी, जिससे उद्योग की वृद्धि में मदद मिलती रहे। और जिम प्रेम जी के अनुसार उन्हें पूरा भरोसा था कि विप्रो जैसी नई कंपनियों के लिए कंप्यूटर अनुसंधान एवं निर्माण में अनंत संभावनाएं मौजूद थी। उन दिनों दुनिया भर में छोटे कंप्यूटर लोकप्रिय थे, और इसलिए वर्ष 1970 में आरंभ हुए विप्रो के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग ने मिनी कंप्यूटर के निर्माण पर ध्यान देना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से अपने कंप्यूटर की शुरुआत की और किसने की। केवल चार्ल्स बेबेज का नाम लेने से काम अपना नहीं चल सकता, तो उसके लिए या अपने अजीम प्रेम जी के नाम पर भी यह सबसे बड़ी जो समस्या थी कि विप्रो में कोई भी कंप्यूटर के मूल के बारे में नहीं जानता था, और इसलिए उनका पहला कदम बड़े सोच समझ कर रखा जाना था। मिनी कंप्यूटर, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे कंप्यूटर नहीं थे। आजकल के कंप्यूटरों की तुलना में वे बड़े काफ़ी थे। प्रेम जी के सामने दो मौके थे। अब सुनेगा कि प्रेम जी के सामने रखे जाने वाले वह दो विजन जो थे वो कौन से थे। विदेशों से कंप्यूटरों के नए रूपांतरों का मंगवाना और उन्हें भारत में बेचना, हमारी आवश्यकता के अनुरूप भारत में कंप्यूटरों का डिज़ाइन और तैयार करना और उनका निर्माण करना। विकल्पों में पहला काफ़ी सुविधाजनक था, परंतु सरकार कानून इस अवसर के बिल्कुल खिलाफ थी, और इसीलिए विप्रो नए कंप्यूटरों को डिज़ाइन के कार्य में पहला काफ़ी सुविधाजनक था, परंतु सरकारी कानून इस अवसर के खिलाफ थे, और इस कारण विप्रो नए कंप्यूटरों के डिज़ाइन के कार्य में लग गया। हमेशा की तरह इस निर्णय के लिए भी प्रेम जी की आलोचना की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर उद्योग के लोगों ने भी इस क्षेत्र में उनकी सफलता पर पूरा संदेह प्रकट किया, परंतु प्रेम जी को अपने इस निर्णय पर पूरा विश्वास था। विप्रो के पहले कंप्यूटर पर अनुसंधान सन 1979 में आरंभ हुआ। हालांकि इसका श्री गणेश मुंबई में हुआ, परंतु प्रमुख अनुसंधान कार्य जो हुआ वो बेंगलोर में हुआ। अजीम प्रेम जी ने भारत में कंप्यूटर निर्माण करने का निर्णय आसानी से ले लिया, परंतु इसके बाद उन्हें अनेक कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यदि नए कंप्यूटर का निर्माण किया जाना था तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क जैसी अनेक तमाम ऐसी चीज़ों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाना जरूरी भी तो था। यदि विप्रो ने हर एक चीज़ का निर्माण किया तो कंप्यूटर को पूरा होते होते सालों लग सकते थे, और इससे पहले कि कंप्यूटर का नया अवतार बाजार में आ सकता था और उनके प्रयास व्यर्थ हो सकते थे। इसके अलावा कंप्यूटर के नए अवतार का निर्माण एकदम नए सिरे से होना था। कंप्यूटर के विकास में कोई भी पूर्व ज्ञान बेकार नहीं जा सकता था, और इसलिए उन्हें धीरे धीरे स्थिरता से, चतुराई से काम करना था। अजीम ने इस समस्या का एक आसान सा हल निकाला। प्रत्येक पुर्जे को स्वयं डिजाइन करने की बजाय उन्होंने इस क्षेत्र की अनुभवी कंपनी से डिजाइन का लाइसेंस खरीदने का निर्णय ले लिया। बाद में उन लाइसेंसों के आधार पर कंप्यूटर को भारत में निर्मित किया जा सकता था। तत्कालीन कानून किसी परिष्कृत उत्पाद का आयात करने से मना करता था, और इसके बजाय आवश्यक प्रौद्योगिकी को आयात किया जा सकता था, और उनके आधार पर कंप्यूटरों के निर्माण का कार्य भारत में किया जा सकता था। इससे न तो कानून का उल्लंघन होता और न ही सरकार का विरोध झेलना पड़ता, और इससे उद्देश्य भी अपना हल हो जाता था। जिस कंपनी से विप्रो ने प्रौद्योगिकी खरीदने का निर्णय किया वह सेंटिनल थी। सेंटिनल ओहियो में स्थित थे, और इस कंपनी ने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन इंटेल 286 चिपों का प्रयोग किया। IBM, जिसने कंप्यूटर की विश्वव्यापी उपयोगिता को कई गुना बढ़ा लिया, इन्होंने तब तक पर्सनल कंप्यूटर माने PC शुरू ही नहीं किए थे। उस समय तक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अत्यंत सम्मानजनक नहीं थी, परंतु इसके बारे में दूसरे क्या सोचते थे और क्या राय देते थे, विप्रो ने इसकी परवाह ही नहीं की। वास्तव में विप्रो सेंटिनल के साथ साथ प्रसिद्ध टेक्सॉइज इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी बातचीत कर रहा था, परंतु बाद में विप्रो और सेंटिनल के बीच एक करार पर
हस्ताक्षर हो गए और इससे विप्रो को भारत में सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर निर्माण के लिए सेंटिनल से प्रौद्योगिकी खरीदने का अधिकार भी मिल गया। लाइसेंस काफ़ी अच्छे दामों में भी खरीदा गया। विप्रो को इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर उद्योग में इसी प्रकार श्री गणेश कराने की जरूरत भी थी और यह नींव रखते हुए सक्रिय रूप से अनेक नए नए अनुसंधान किए गए, रिसर्च किए गए। विप्रो का इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर प्रभाग सशक्त किया गया। सेंटिनल के विपणन प्रभाग के पूर्व एमडी लीलैंड के एम कोल कहते हैं कि आज सेंटिनल कंपनी का अस्तित्व तो खत्म हो गया है, परंतु वह सेंटिनल ही थी जिसने विप्रो को कंप्यूटर के क्षेत्र में अच्छी शुरुआत दी। विप्रो की तरह से श्री अशोक नरसिंहम ने सेंटिनल मुख्यालय में संपर्क किया। इसके बाद उन्होंने सीधे ही सेंटिनल की अनुसंधान प्रयोगशाला का दौरा किया और उनके निर्माण के तरीकों की प्रत्यक्ष जानकारी ली। इसके पश्चात अगले स्तर की बातचीत आरंभ हुई, परंतु अपने कंप्यूटरों का निर्माण करने से पहले विप्रो को अनेक बेसिक चीजें तैयार करनी थी। श्री लीलैंड एम कोल इस उद्देश्य के लिए अनेक बार भारत आए और बेंगलोर कार्यालय में विप्रो के साथ काम भी किया। आज बेंगलोर विप्रो का मुख्यालय है, परंतु शुरू में इस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या केवल मात्र 7 थी। आईआईसी अर्थात भारतीय विज्ञान संस्थान की मदद से विप्रो के भारतीय कंप्यूटरों के अनुसंधान का काम उनकी प्रयोगशाला में सक्रिय ढंग से आरंभ हुआ। विप्रो का लक्ष्य एक ऐसा कंप्यूटर निर्मित करने का था जो उत्तम, लाभदायी एवं भारतीय परिस्थिति के बिल्कुल अनुकूल हो, साथ ही किफायती दामों पर वह उपलब्ध हो। सेंटिनल के हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी जो इंटेल चिपों का प्रयोग करते थे, इसके लिए उपयुक्त है। कंप्यूटर का निर्माण करने की अजीम प्रेमजी की बहुत बड़ी इच्छा थी और इस स्वप्न को उन्होंने लंबे समय से संजोए भी रखा था, परंतु बेसिक तौर पर वे कंप्यूटर के विशेषज्ञ न थे और इसीलिए किसी अनुभवी व्यक्ति की उन्हें भी जरूरत थी जो इसमें पूरी तरह से ध्यान दे और विभाग को भी चला पाए। सन 1970 के अंत में जब विप्रो के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग में उन्होंने काम करना शुरू किया तो अजीम प्रेमजी ने काफ़ी ऐसे लोगों से मेलजोल करना आरंभ कर दिया जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुभव और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग का नेतृत्व। एक सज्जन जो पाटनी कंप्यूटर सर्विस बंबई अर्थात पीपीएस के सॉफ्टवेयर प्रभाग में एक प्रमुख की हैसियत से काम कर रहे थे, अजीम प्रेमजी से मिलने आए। वे प्रेमजी के ही उम्र के थे। दोनों ने उस अगले कदम के बारे में विस्तार से चर्चा की जो भारत को कंप्यूटर उद्योग के विस्तार के बारे में उठाना चाहिए था और इसमें विप्रो का क्या योगदान होना चाहिए। परंतु इस तरीकों के बारे में अनेक अलग अलग विचार थे। एक के विचार और दूसरी की राय दूसरों को पसंद नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे कभी एक दूसरे से सहमत ही नहीं हो पाएंगे और जब अलग अलग मत के दो व्यक्ति साथ में काम करते हैं तो समाधान की बजाय समस्याएं ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं और इस स्थिति को समझते हुए उस सज्जन और अजीम प्रेमजी ने मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए व्यावसायिक तौर पर अपने अपने रास्तों को अलग कर दिया और वे सज्जन और कोई नहीं थे, नारायण मूर्ति थे। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको नारायण मूर्ति के बारे में पता चल जाएगा कि नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति यह किस प्रकार से अपने जीवन की नौका को आगे ले जाते हैं। अजीम प्रेमजी के साथ बातचीत का जब कोई सफल परिणाम न निकला तो नारायण मूर्ति ने अपने कुछ एक मित्रों के साथ मिलकर इंफोसिस नामक एक नई कंपनी आरंभ कर दी और वे अपने तरीके से चले और सफलता भी उन्होंने हासिल की। एक प्रकार से भारत के लिए अच्छा ही रहा कि अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने एक साथ मिलकर काम नहीं किया। अजीम प्रेमजी का विप्रो और नारायण मूर्ति का इंफोसिस दोनों उनके विश्वासों, फैसलों, विधियों द्वारा निर्मित एवं विकसित हुए। आज वे सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व की 2 प्रमुख कंपनियों के रूप में स्थापित हैं। कंप्यूटर के निर्माण में विप्रो का अनुसंधान सन 1979 में आरंभ हुआ। इसके ठीक 2 वर्ष बाद अर्थात 1981 में उनके कंप्यूटर भारतीय बाजार में आ गए और तब IBM द्वारा बेचे जाने वाले कंप्यूटरों की तुलना में ये कंप्यूटर ज़्यादा तेज थे, अनुकूल थे, किफ़ायती थे। संक्षेप में कहा जाए तो ये कंप्यूटर अनेक प्रकार से अद्यतन थे। लेकिन अजीम प्रेमजी सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं रहे। वे चाहते थे कि उनके ग्राहक अपने कंप्यूटर से पूरी तरह संतुष्ट हो। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने एक सर्वेक्षण भी किया जिसमें वर्तमान के साथ साथ भावी ग्राहकों की अपेक्षाएं, समस्याएं, इनको समस्या अब शुरू होती है।
कोई ग्राहक बड़ी मुश्किल से एक कंप्यूटर खरीद पाता है, परंतु यदि कंप्यूटर की कोई समस्या आती है तो उसके मालिक के पास इसे हल करने का कोई उपाय ही नहीं था, क्योंकि उन दिनों अधिक तकनीकी विशेषज्ञ नहीं थे जो उन समस्याओं को ठीक कर सकते। जो कंपनियां इन कंप्यूटरों को बनाती थी वे इस बारे में कोई ध्यान नहीं देती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर निर्माता कंपनियां ज्यादातर अपने उत्पादों को की बिक्री में उत्सुकता दिखाई दी थी। वे ग्राहकों की सेवा का ध्यान नहीं रखते थे और इसलिए अनेक ग्राहक ये सोचते थे कि यदि वे कंप्यूटर खरीदते हैं तो इसके साथ साथ मुफ्त में जोखिम भी प्राप्त करते हैं। इसका दुखदायी पहलू यह था कि अनेक निर्माताओं को यह भी पता नहीं था कि उनके ग्राहक ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इससे ग्राहकों के मस्तिष्क में एक मानसिक अवरोध उत्पन्न हो गया। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को लोगों तक पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता और उस समय तक दफ्तरों में घरों में कंप्यूटरों का प्रयोग नहीं के बराबर था और इसलिए सामान्य लोग सोचा करते थे कि कंप्यूटरों को केवल अनुसंधान प्रयोगशालाओं में ही प्रयोग किया जाता था। परंतु अजीम प्रेमजी उनमें से नहीं थे जो आसानी से ऐसा होने देते। वह व्यक्ति जो 50 मिली और 100 मिली के टीनों में खाना पकाने का तेल सप्लाई किया करता था, आज उसी ने बड़े बड़े पैमानों पर परंतु किफायती दामों में कंप्यूटर निर्माण करने का निर्णय ले लिया। अन्यथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान में खर्च होने वाली बड़ी लागत का प्रबंधन करना कठिन हो गया होता। यदि अधिक से अधिक लोगों को कंप्यूटर खरीदना पड़े तो कुछ महत्वपूर्ण बातें भी ध्यान में रखनी होगी। पहला यह है कि जो कंप्यूटर वे खरीदना चाहे वह गुणवत्तापूर्ण और किफायती होना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज थी वह यह थी कि ग्राहकों को यह विश्वास होना चाहिए कि यदि कंप्यूटर में किसी प्रकार की खराबी आएगी तो उसे ग्राहक सेवा विभाग के द्वारा तुरंत ठीक कर दिया जाएगा। विप्रो ने इस बात पर तुरंत और सबसे ज्यादा ध्यान देने का प्रयास किया। इसी ग्राहक सेवा योजना के द्वारा विप्रो अन्य कंप्यूटर निर्माताओं से पूरी तरह भिन्न प्रतीत होता और इससे अधिक ग्राहक भी इसी ओर आकर्षित होते चले गए। और इस योजना के अनुसार यदि किसी क्षेत्र विशेष में विप्रो द्वारा निर्मित कंप्यूटरों की बिक्री का काम 5 आदमी करते हैं तो अजीम प्रेमजी ने यह जोर दिया कि उस क्षेत्र में ग्राहकों द्वारा रिपोर्ट की जाने वाली समस्याओं को देखने के लिए कम से कम 10 से 15 व्यक्ति उपलब्ध होने चाहिए। अजीम प्रेमजी बताते हैं कि विकसित प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम ग्राहक सेवा ही कंप्यूटर उद्योग में हमारी सफलता के रहस्य हैं। इसके बाजार में प्रचलित होने के कुछ ही सप्ताह के भीतर विप्रो द्वारा निर्मित कंप्यूटरों ने उच्च सफलता की अवस्था प्राप्त कर ली, जबकि कंपनी द्वारा विज्ञापन और विपणन तकनीकों के लिए खर्च किए गए व्यय बहुत ही कम थे। विप्रो द्वारा निर्मित कंप्यूटर मुंह जुबानी की ही लोकप्रिय हो गए। उत्पाद और बिक्री उपरांत सेवा से संतुष्ट ग्राहक अपने मित्रों को, अपने संबंधियों से इसकी सिफारिश करने लग गए और ठीक तभी बैंकों में, कार्यालयों में कंप्यूटर का काम आरंभ हो गया। भारत भर में कंप्यूटर शिक्षा का महत्व भी बढ़ने लगा। इन उन्नतियों की वजह से विप्रो की कंप्यूटर इकाई को लाभ प्राप्त हुआ। कंप्यूटरों के बाद विप्रो ने प्रिंटर्स, कीबोर्ड जैसी सहायक सामग्रियों का निर्माण भी आरंभ किया और इसके लिए उसने इंटेल, IBM और सन जैसी प्रसिद्ध कंपनियों से लाइसेंस के आधार पर प्रौद्योगिकी की आयात की। कठिन परिश्रम, सच्चे प्रयास और उत्तम विचारों को आरंभ करने में निरंतरता से ही वे कारक थे, जिन्होंने आधुनिक प्रौद्योगिकी में विशेष स्थान हासिल करने में विप्रो की मदद की। आगामी 20 वर्षों में विप्रो भारत में कंप्यूटर और सहायक सामग्री का निर्माण करने वाली कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक हो गई। और इसी आकर्षण के कारण न तो उच्च वेतन था, और इस आकर्षण का कारण क्या था, तो न तो उच्च वेतन था और न ही विप्रो द्वारा मुहैया कराने वाली सहूलतें थी। विप्रो के अनुसंधान के ढंग ने इसके लिए सम्मान अर्जित किया और अनेक प्रतिभाशाली एवं कुशल व्यक्ति इसमें शामिल हो गए। अन्य कंपनियों के विपरीत, जहां कर्मचारियों से प्रबंध के निर्देशानुसार काम करने की अपेक्षा की जाती है और उनके कार्यों के लिए भुगतान किया जाता है, तो विप्रो ने अपनी कर्मचारियों को उनकी बहुमुखी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ावा दिया तथा कर्मचारियों को अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता भी दी। उनसे एक ही तरीके से काम करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी और न ही इसके लिए उन पर दबाव डाला जाता था। इसका एक सटीक उदाहरण था, उस समय विप्रो के विभिन्न अनुसंधान इकाइयों में लगभग 50 कर्मचारी काम कर रहे थे, जबकि नामी गिरामी कंपनियों की अनुसंधान एवं विकास इकाइयों में से मुश्किल से 30 के लगभग ही लोग काम करते हैं। यह कार्यबल जिसमें भारत के काफी प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ता शामिल थे। विप्रो के बाद में विभिन्न तरीकों से जबरदस्त परिवर्तन लाया गया, परंतु उससे पहले एक अन्य मामले के बारे में बताना जरूरी है जिसने विप्रो के लिए विकास का अगला चरण जो था सुनिश्चित कर लिया।
यह भी एक दूसरा अवसर था जो विप्रो के पुराने सहभागी IBM कैंप की ओर से आया। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष अपनी इस कंपनी को शुरू करने से पहले ही कंप्यूटर की भावी संभावनाओं के स्वप्न को सजा रहे थे, परंतु जब उन्होंने इस स्वप्न के बारे में दूसरों को बताया तो वे अपनी हंसी रोक न सके और जोर से वे हंस पड़े। उनका स्वप्न भी यही था कि प्रत्येक घर की टेबल पर एक कंप्यूटर होना ही चाहिए। उनकी हंसी का कारण यह था कि उन दिनों जो कंप्यूटर बनाए जाते थे वे किफ़ायती नहीं थे और उपलब्ध मॉडल प्रयोग में कठिन थे। यदि वे किफ़ायती और आकार में छोटे होते तो वे वह घरों में उनका कोई महत्वपूर्ण प्रयोग न होता। उस समय प्रौद्योगिकी इतनी विकसित भी नहीं थी कि लोग हर एक चीज़ के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर सजावट की वस्तु तो थी नहीं जिसे सजाने के लिए घर में रखा जाता। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख कमी यह थी कि वे आकार में काफ़ी बड़े और काम में जटिल थे। न केवल उनके प्रयोग को बल्कि उनके प्रचालन को समझना भी काफ़ी कठिन था। इसलिए बहुत कम लोग अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कंप्यूटर खरीदते थे। ये तकनीशियन जिस भाषा का आपस में प्रयोग करते थे, जिस तरह से उनका संचालन करते थे और जिस तरह से कंप्यूटरों का प्रयोग करते थे, यह जानना सामान्य लोगों के लिए अत्यंत कठिन था। उन्होंने इस प्रौद्योगिकी को समझने का बहुत प्रयास किया, परंतु बाद में निराश होकर कंप्यूटरों और अनेक उनके प्रयोक्ताओं को अकेला छोड़ दिया। जब अधिकांश लोगों ने कंप्यूटरों को परित्याग कर दिया तो कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति के क्या आसार हो सकते हैं। जब बिल गेट्स ने घर घर में कंप्यूटर पहुंचाने की बात की तो लोग उनके ऐसे उड़ाने लगे, परंतु बिल गेट्स ने सपना देखना नहीं छोड़ा। उन्होंने विश्वास के साथ यह घोषणा की कि एक समय आएगा जब हर एक के लिए कंप्यूटर उपयोगी होगा। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि वह समय बिल गेट्स ने बताने के अनुसार अब आ गया है। आज हर एक के घरों में कंप्यूटर है और जिनके साथ साथ हम लोग पढ़ा भी रहे हैं और आप लोग उसे पढ़ भी रहे हो। उनके विचार और अभिप्राय बहुत ही अच्छे थे, परंतु एक और कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि कंप्यूटर उनके लिए उपयोगी होंगे, तो वही अनेक यह सोचते थे कि उन्हें कंप्यूटर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इन परिस्थितियों के अंतर्गत किस प्रकार से कंप्यूटरों को प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वीकार्य बनाया जा सकेगा, उन दिनों कंप्यूटर प्रेमियों को सब चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। यदि किसी विषय को ग्राहकों के द्वारा कठिन समझा जाता है तो इसका एक ही हल है कि इसे कम जटिल बनाया जाए। और इस तरह से यदि कंप्यूटरों का अधिकांश लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाना है तो उनका डिज़ाइन इस ढंग से किया जाए कि वह कम से कम जटिल हो और आसानी से उसे संचालित किया जा सके। IBM कंपनी जिसने इस समस्या के समाधान के बारे में सोचा और इन्होंने अगस्त 1981 में पर्सनल कंप्यूटर जिसे PC बनाया, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इस पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर चुकी थी। जब विप्रो द्वारा निर्मित कंप्यूटर बाजार में आए तभी अमेरिका में PC प्रचलन में आए और उन्होंने काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त की। कम मूल्य, समस्या मुक्त प्रचालन और सहज प्रयोग की जा सकने वाले सॉफ्टवेयर की वजह से इसने बड़ी सिलिकॉन क्रांति पैदा कर दी। PC के प्रचालन से विश्व में लोगों की सोच में परिवर्तन आ गया। कंप्यूटरों के बारे में उनकी राय और PC से पहले अनेक उदाहरणों में जबरदस्त परिवर्तन आया। उस समय तक कंप्यूटरों को अनुसंधान के उपकरण और कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली केवल मात्र मशीन समझी जाया करती थी, परंतु अब परिस्थिति अत्यंत भिन्न थी और PC प्रत्येक घर की आवश्यकता बनने लगी। और विप्रो जो इस परिवर्तन का बारीकी से अवलोकन कर रहा था, इन्होंने PC की इस क्रांति में भागीदारी करने का निश्चय कर लिया। इसका अनुसंधान प्रभाव जो काफ़ी मजबूत था, इन्होंने इस उद्देश्य के लिए काम करना आरंभ कर दिया। अजीम प्रेमजी जिन्होंने कंप्यूटरों की बिक्री की सफलता का स्वाद चख लिया, इन्होंने इस ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। उनके प्रबंधन विभाग की मजबूत सेना ने इसके बारे में उनकी बड़ी सहायता की। IBM के द्वारा निर्मित कंप्यूटरों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे स्वयं चिप या अन्य हार्डवेयर उपकरणों का निर्माण करना नहीं चाहते थे। वे बाजार में आसानी से उपलब्ध उपकरणों को प्राप्त करते थे और उन्हें अपने IBM PC में असेंबल करते थे। इसकी तुलना ठीक उस व्यक्ति से की जा सकती है जो स्पेयर पार्ट्स की दुकान में जाता है और एक साइकिल बनाने के लिए सभी आवश्यक चीजें खरीद लेता है। उसके बाद वह उसे असेंबल करने में 4-5 दिन लगा देता है और अंत में साइकिल का निर्माण कर डालता है। इस प्रकार की साइकिल टॉम, डिक और हैरी के किसी के द्वारा भी बनाई जा सकती है, क्योंकि कोई भी स्पेयर पार्ट्स खरीदकर उन्हें असेंबल कर सकता है। थोड़ा सा प्रयास करके आप और मैं भी इस प्रकार की साइकिल बना सकते हैं, भले ही इसके लिए प्रयोग की जाने वाली विधि जो होती है वह अलग की जाए। IBM के PC भी कुछ इसी तरह के थे। IBM PC में प्रयोग किए जा रहे उपकरण सभी जगह उपलब्ध थे।
उन्हें विप्रो और अन्य कंपनियों के द्वारा खरीदा भी जा सकता था और इन्हीं उपकरणों में से दूसरा पीसी असेंबल किया जा सकता था। उन दिनों आईबीएम के पर्सनल कंप्यूटरों में कंप्यूटर बाजार में हलचल मच गए और इसी से पीसी की आवश्यकता में तेजी के साथ वृद्धि हो गई। आईबीएम की तरह अन्य सभी कंपनियों ने इन अवसरों का बड़ा फायदा उठा लिया। भारत में विप्रो ने इस महान अवसर के मूल्य को समझा और तुरंत अनावश्यक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जुट गया। प्रारंभिक अवस्थाओं में विप्रो की निरंतर सफलता को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण कारण था भारत में सिलिकॉन की क्रांति। कंप्यूटर उत्पादन में पर्याप्त सफलता हासिल कर लेने के पश्चात अजीम प्रेमजी ने एक नए युग में प्रवेश करने का निश्चय किया और इसी दौरान विप्रो ने अपने कंप्यूटरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। विप्रो को कंप्यूटर उद्योग में स्थापित करने का निर्णय लेने के पश्चात अजीम प्रेमजी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का कोई भेद नहीं रखा। उनका विश्वास यही था कि किस क्षेत्र में ऐसी जानकारी और अनुभव करना अधिक अच्छा होगा जो लाभदायक हो। यदि इससे लाभ प्राप्त हो गया तो वह बोनस समझा जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के निर्माण का ध्यान रखने के लिए सन 1983 में दो नई कंपनियां विप्रो इन्फोटेक लिमिटेड और विप्रो सिस्टम बनाए गए। दूसरे ही वर्ष विप्रो ने माइक्रोसॉफ्ट की तर्ज पर दो नए सॉफ्टवेयरों का विकास किया और वे थे वर्ड प्रोसेसर जो अक्षर व प्रलेखन में मदद करता था और विप्रो एक प्रकार की स्प्रेड डिश थी जिसे लिखे और आंकड़ों भंडारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता था। पर यह दुर्भाग्य की बात थी कि इन्हें मार्केट में खरीदने वाला कोई नहीं था। स्पष्ट तौर से यह कहा जा सकता है कि यह एक बड़ी असफलता थी, परंतु इस असफलता के से ही विप्रो को कुछ एक महत्वपूर्ण सबक मिल गए। इन दिनों सॉफ्टवेयर की असफलता के बाद विप्रो ने सामान्य सॉफ्टवेयर का विकास करने के बजाय केवल उन्हीं सॉफ्टवेयर पर ध्यान दिया जो ग्राहक के द्वारा मांगे जाते थे और इसी के बाद अजीम प्रेमजी ने पहली बार कारोबार को भारत से बाहर ले जाने के बारे में सोच लिया। इस प्रकार से कंप्यूटर बाजार में हमारे विप्रो का अर्थात हमारे जो अजीम प्रेमजी हैं इनका विकास होता है। दोस्तों, जब बात चलती है ग्लोबल बाजार की तो ग्लोबल बाजार में एक ही शब्द गूंजता है और वह शब्द है मेड इन चाइना। दोस्तों, चलते हैं कि चाइना में कौन सी चीज़ बनती है और कौन कौन सी चीज़ों के साथ कौन कौन से मानचित्र होते हैं। यदि हम भारत के अक्सर प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों के आंकड़ों को पहले वाक्य कौन से होंगे तो पहला वाक्य होता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, और मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। और इसके बाद अक्सर प्रयोग किया जाने वाला वाक्य क्या होगा? कोई भी व्यक्ति बिना शंका के कहेगा चीन में निर्मित, मेड इन चाइना। यद्यपि हम चीन को आसानी से विश्व के मानचित्र में इंगित कर सकते हैं, परंतु यह बताना कठिन है कि चीन के किस भाग में पेन बनता है, पेंसिल बनता है या खिलौने बनाए जाते हैं। परंतु आज चीन के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की चीज़ों को विश्व के सभी बड़े बाजारों में उपलब्ध हम लोग पाते हैं। वस्तुओं को एक स्थान पर बनाने और उन्हें सारे विश्व में बेचने की जो तकनीक होती है और इस तकनीक निर्माण उद्योग में काफ़ी लाभदायी सिद्ध हुई और इस तकनीक के द्वारा बड़ी बड़ी कंपनियां अपने निर्माण व्ययों को केवल कुछ ही स्थानों पर संचित करने और अपने बिक्री नेटवर्क को फैलाने में सफल रही। सारांश रूप में यदि बात करें तो चीन या चेन्नई में निर्मित कोई उत्पाद सारे विश्व में घूमता है और बनाने वाली कंपनी के लिए लाभ अर्जित करता है। इस तकनीक को वैश्विक डिलीवरी भी कहा जाता है। सन 1980 में विप्रो के कंप्यूटर प्रभाग को कुछ हद तक मजबूत किया गया। विशेष तौर पर इसका अनुसंधान विभाग अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्तर का बनाया गया। अजीम प्रेमजी ने अनुसंधान विभाग की इस कार्य क्षमता का अत्यधिक स्तर पर प्रयोग करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने वैश्विक डिलीवरी की तकनीक जो निर्माण उद्योग को पहले से लाभान्वित कर रही थी, इसका उपयोग ग्राहक सेवा कारोबार में भी विचार करना शुरू कर दिया। इसे समझने में थोड़ी सी उलझन हो सकती है, परंतु जब हम इसे एक उदाहरण के साथ देखते हैं तो स्पष्ट तौर से समझ में आ जाएगा। मान लीजिएगा कि आप किसी शहर के मिठाई की दुकान चला रहे हैं। आपकी दुकान में बनाई जाने वाली मिठाइयाँ काफ़ी फेमस है, लोकप्रिय है और उनकी काफ़ी मांग भी है। तो सारे शहर के लोग आपकी दुकान से मिठाई खरीदने आते हैं। अब आप इस मांग का प्रयोग अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं और इसीलिए आप शहर से बाहर मिठाई बनाने का एक कारखाना स्थापित कर लेते हैं और मिठाई को डिब्बा बंद करके उसे बिक्री के लिए एक शहर से दूसरे शहर में ले जाते हैं और धीरे धीरे अपने मिठाइयों को दूसरे शहरों में, जिलों में भेजकर आप अपने कारोबार को विकसित कर सकते हैं।
इससे आपको लाभदायक आय मिलने लगती है। और जब दूसरे चरण में आप अपनी मिठाइयों को दूसरे प्रदेशों में एवं बाहर के देशों में भेजना शुरू कर देते हैं, इससे आपको अच्छा मुनाफा हो जाता है और साथ ही आपकी तरक्की भी होती है। जो मिठाई एक छोटी सी दुकान में उपलब्ध होती थी, अब सारे संसार में मिलने लगती है, परंतु आपके लिए बिक्री पर नजर रखना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्राहकों को आपूर्ति करना कठिन हो जाएगा। और इसी कारण कारोबार पर नजर रखने का यह तरीका एक स्तर पर आपके हाथ से बाहर हो जाएगा। यहाँ पर एक असाधारण विचार को शामिल करना भी जरूरी होगा। आपके उत्पादों को बेचने का एक तरीका उन्हें सारे विश्व में भेजना है और बेचना है, और इसकी बजाय एक दूसरी तकनीक भी यह होती है कि ऐसे उत्पादों के निर्माण में सक्षम विशेषज्ञों को विश्व के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। दोनों तकनीकों के बीच अंतर यह है कि पहली विधि के बजाय जहां हम अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच रहे थे, आज सिर्फ अपने विशेषज्ञों की सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच रहे हैं। यह दूसरी विधि है। इसकी ऐसी परिस्थिति से तुलना की जा सकती है जहां आपको किसी उत्सव के लिए 100 पैकेट मिठाई के भेजने हैं। आप या तो साफ सुथरे ढंग से बंद करके उस स्थान पर मिठाई भेज सकते हैं, या उस उत्सव वाले स्थान पर विशेषज्ञों को भेजकर वही मिठाई बनवा सकते हैं। अब आप मिठाई के स्थान पर जब कंप्यूटरों की कल्पना करोगे तो आपको अजीम प्रेम जी के विचारों को समझने में बड़ी आसानी मिलेगी। उन दिनों विप्रो के अनुसंधान प्रभाग में अनेक ऐसे उच्च प्रतिभाशाली लोग मौजूद थे कि ये विशेषज्ञ उस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया करते थे जो दूसरे देशों से आयात की जाती थी। परंतु धीरे धीरे उन्होंने कंप्यूटर बनाने के प्रत्येक पहलुओं में अपनी स्वयं की तकनीक का विकास करना आरंभ कर दिया और वे अपने प्रयासों में सफल भी सिद्ध हो गए। विप्रो में अनुसंधान एवं विकास को दिए गए महत्व के कारण उन्हें काफी अनुभव भी प्राप्त हो गया। प्रेम जी ने इन विशेषज्ञों को एक अनुभव के आधारों पर उन कंपनियों के देने के बारे में सोच लिया जिन्हें सेवा के आधार पर भारत और विदेश में उनकी जरूरत थी, और इन तरीकों से वे कंपनियां जो नए कंप्यूटर या कैलकुलेटर बनाती थी वह अपने अनुसंधान के लिए विप्रो के विशेषज्ञों का उपयोग कर भी सकते थे। उन्हें विप्रो को उसके द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं के लिए केवल एक तय राशि का भुगतान करना होगा। इसके अलावा जो उत्पाद कंपनी निर्माण करती है वे उसी के हो जाते हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है कि प्रेम जी द्वारा इस कारोबार में लिया गया यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण रहा और इसके अनेक कारण थे। पहला, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतियोगिता धीरे धीरे बढ़ रही थी, और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि सन 1990 के आरंभ में जब भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया तो उसने अनेक विदेशी कंपनियों के लिए कारोबार करने के दरवाजे पूरे खोल दिए। उन कंपनियों की तुलना में विप्रो केवल एक विकासशील कंपनी थी और इसलिए एक बड़ी अनिश्चितता हुई थी कि क्या विप्रो आधुनिक प्रौद्योगिकी या लागत कम करने के हिसाब से उनके साथ प्रतियोगिता कर पाएगी। यदि वह उनके तरीकों का अनुसरण करती और विदेशों में व्यापार कराती तो इसके लिए एक बड़े निवेश की जरूरत पड़ेगी। इसे विश्व बाजार में प्रवेश करने और विश्व स्तर पर एक प्रभाव बनाने से पहले एक बड़े पूंजी निवेश और समय की आवश्यकता होगी। प्रेम जी ने परिस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि विप्रो की ताकत ज्ञान अर्जित करने और आधुनिक प्रौद्योगिकी में अनुभव प्राप्त करने में निहित थे, और इसी कारण उन्होंने कंप्यूटरों को परिष्कृत उत्पाद के रूप में दूसरे देशों में ले जाने की बेचने की बजाय अपने ही विशेषज्ञों को वहां भेजने का निर्णय कर लिया जो उसी काम को विभिन्न देशों में वो कर पाए। कारोबार तकनीक का जो स्रोत था जिसे सर्विस आउटसोर्सिंग कहा जाता है, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी है, बहुत ही आसान तरीका है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने वाला एक अनुभवी व्यक्ति ग्राहकों से आदेश प्राप्त करता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें मिठाइयाँ भेज देता है। वह अपने सेवा प्रभार के रूप में एक निश्चित राशि लेता है और यही काम अजीम प्रेम जी ने अपने तकनीकी विशेषज्ञों से करवाया। अंतर केवल इतना ही है कि उन्होंने यह काम आज से 20 वर्ष पहले शुरू किया था और एक तरफ से उनके पास इस प्रकार का निर्णय लेने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। और उन्हीं दिनों में विप्रो के उत्पादन और
नौकरी प्रभागों की अपेक्षा अनुसंधान प्रभाग जो था वो काफ़ी बड़ा था और इसी कारण भले ही वे सभी लोग प्रतिभाशाली थे, परंतु यदि विशेषज्ञ दल का सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया होता तो उन्हें दिया गया वेतन बर्बाद हो जाता। विप्रो इस समय इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहा था। प्रेमजी को कहीं कोई संदेह ही नहीं था कि अनुसंधान कार्य में विप्रो की ताकत निहित है। वे एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ष में 1-2 उत्पादों का निर्माण कर रहे थे, परंतु यदि अनुसंधान दल को वर्ष में 7-8 महीने तक बिना काम के रहने दिया जाए तो इससे कंपनी को बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। उनके सामने 2 ही विकल्प थे। अब 2 विकल्प कौन से थे, सुनिएगा। पहला विकल्प अनुसंधान प्रभाग में कर्मचारियों की संख्या में कमी करना और दूसरा विकल्प उन सभी को नौकरी में रखे रखना और वर्ष भर में उन्हें व्यस्त रखना। प्रेमजी ने दूसरे विकल्प को चुना। उन्होंने अपने अनुसंधान दल के विशेषज्ञों को सेवा आधार देने का निश्चय कर लिया और इसके बाद विप्रो ने घोषणा की कि उनकी अनुसंधान प्रयोगशाला और विशेषज्ञों का दल सेवा के लिए पूरी तरह से उपलब्ध है और उनका मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। यह इस घोषणा पर त्वरित प्रतिक्रिया हुई और विप्रो के द्वारा दी जा रही इस सेवा का लाभ उठाने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आगे आ गई। प्रेमजी कहते हैं कि मैं सही ढंग से नहीं बता सकता कि हमारे पास प्रभाग का पहला ग्राहक कौन था। शायद मोटोरोला ही रहा होगा, परंतु दूसरा ग्राहक इंटेल था। अजीम प्रेमजी का विश्वास यही था कि शुरुआती ग्राहकों से सर्वोत्तम ग्राहक सेवा देने से ही आगे स्वतः ही अतिरिक्त अवसर मिल जाएंगे। विश्व के इंजीनियरों ने बहुत कठिन कार्य किया और अनुसंधान प्रभाग को इतना विकसित कर दिया कि उनका विश्वास सच साबित हो गया। इस तकनीक का अनुसरण करते हुए विप्रो ने सॉफ्टवेयर में भी विदेशी अवसर प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु विप्रो के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों के सॉफ्टवेयर का सृजन करने के लिए तय आर्थिक करार के आधार पर दूसरी कंपनियों में भेजने की सूचना, यद्यपि यह बहुत एक अच्छी योजना थी, परंतु विप्रो अपेक्षा के अनुसार सॉफ्टवेयर प्रभाग में तेजी से प्रगति नहीं कर। इस जोखिम को हटाने के लिए क्या किया जा सकता था? यह आम राय है कि विप्रो द्वारा दी जाने वाली सेवाएं सस्ती है, बदलनी चाहिए। इसकी बजाय ग्राहकों को यह महसूस होना चाहिए कि विप्रो की सेवाएं सर्वोत्तम है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों की है और विप्रो की वजह से ही हमारी कंपनी का महत्व बढ़ा है। यदि विप्रो यह उपलब्धि हासिल कर ले तो उसके ग्राहकों द्वारा किफायती सेवाओं के लिए दूसरी कंपनियां ढूंढने का कोई डर ही नहीं होगा। अजीम प्रेमजी की इस योजना को पूरा करने के लिए ही विप्रो को कठिन प्रयास करने की आवश्यकता थी। विप्रो के विशेषज्ञों को स्वयं को साबित करने के लिए प्रतिकूल एवं अपरिचित परिस्थितियों में काम करते हुए अधिकाधिक प्रयास करने होंगे। सन 1980 में भारतीय कंपनियों में काम कर रहे लोगों को अमेरिका या अन्य किसी बाहरी देश की यात्रा के लिए काफ़ी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, भले ही वे अपनी कंपनी की ओर से कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए क्यों न किए जा रहे हो। और इसीलिए विप्रो को सरकार के साथ साथ विदेशी ग्राहकों को संतुष्टि के लिए भी कार्य करने की बाध्यता थी। विप्रो ने सभी अपेक्षाओं को पूरा किया और अनेक कठिनाइयों के बीच अपने कर्मचारियों को उन्होंने अमेरिका भेजा। इसके बदले में केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी कि ग्राहकों की अधिकाधिक संख्या और उनकी संतुष्टि। प्रेमजी का विश्वास यही था कि यदि कंपनी ने केवल ग्राहक संतुष्टि पर पूरे तौर से ध्यान दिया तो स्वयं ग्राहक ही विप्रो के मानदेय विक्रेता और विज्ञापक ही जाएंगे। उन्होंने ग्राहकों की संतुष्टि पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। विप्रो के कर्मचारी जो ग्राहकों की संख्या और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अमेरिका चले गए। इनको अनेक चीज़ों के साथ साथ समझौता करके विप्रो के खर्चों में बचत करनी पड़ी। उनमें से अनेक कर्मचारियों ने अपने दफ्तरों को ही घर बना लिया। खर्च कम करने के लिए वे 2-3 के समूह में होटलों में ठहरते थे और इस प्रकार उन्होंने कई प्रकार से कंपनी के खर्च को कम किया और विप्रो के लिए नए ग्राहक तलाशे। विप्रो के प्रतिनिधियों ने अमेरिका के कोई शहर जो था वो नहीं छोड़ा।
वो एक शहर से दूसरे शहर में गए और प्रत्येक बड़ी 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 और छोटी कंपनियों के दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी। इन प्रयासों से परिणाम तत्काल नहीं निकले। अनेक कंपनियों ने विप्रो को प्रतिनिधियों से मिलाने से साफ इनकार कर दिया। कुछ अन्य कंपनियों ने उनकी बातों का विस्तार से उन्होंने सुना और उनके बाद करने का आश्वासन भी दिया। उन कंपनियों में से 90% ने विप्रो से संपर्क करने की परवाह की नहीं। फिर भी विप्रो ने अपने प्रयासों को छोड़ा भी नहीं और विश्वास के साथ वह काम करती चली गई। कुछ एक वर्षों तक विप्रो के लिए कंप्यूटर का निर्माण एक विदेशी वस्तु जैसा था। उन्होंने अपेक्षित प्रौद्योगिकी का आयात और उसके पश्चात कठिन परिश्रम करने का विकास क्रम किया। एक बार कंप्यूटर बाजार में लोकप्रिय हो जाने के बाद विप्रो ने अपने कर्मचारियों के कठिन परिश्रम का भरपूर उपयोग कर लिया और उनका निवेश हार्डवेयर प्रभाग में भी कर दिया। वे इसमें सफल भी रहे। इन दोनों विभागों की तुलना करने के पश्चात अजीम प्रेमजी को सॉफ्टवेयर प्रभाग काफी चुनौती देने लगा, क्योंकि उस समय तक अनेक सॉफ्टवेयर कंपनियां फैल चुकी थी और वे सॉफ्टवेयर बनकर क्रांति पैदा कर रही थी। अब विप्रो को भी सॉफ्टवेयर सेवाओं में अपनी गुणवत्ता, अपने मूल्य को सिद्ध करना था। हार्डवेयर की तुलना में विप्रो का सॉफ्टवेयर अनुभव अपर्याप्त था। फिर भी प्रेमजी का विश्वास यही था कि उसकी कंपनी इस उद्योग में सफलता हासिल कर पाएगी और इसीलिए विप्रो ने सॉफ्टवेयर उद्योग में भी नए ग्राहकों की तलाश शुरू की। और ऐसी स्थिति में विप्रो को एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा ग्राहक GE या जनरल इलेक्ट्रिक मिल गया। विप्रो पहले ही भारत में GE के लिए चिकित्सा उपकरणों के निर्माण और बिक्री के काम में लगा हुआ था और इसीलिए कुछ सीमा तक विप्रो का नाम GE की परिधि में पहले से ही लोकप्रिय हुआ। यद्यपि चिकित्सा उपकरणों के निर्माण और सॉफ्टवेयर बनाने के बीच कोई भी संबंध नहीं है, परंतु इसमें विप्रो को GE के उच्च अधिकारियों के साथ शुरुआत करने में काफ़ी मदद मिलती है। विप्रो प्रतिनिधि अपने संपर्कों के मार्फत वहां आसानी से प्रवेश पा सकते थे। GE भी उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार करता था। विप्रो के लिए अवसर काफ़ी था। वे सबूत के साथ प्रौद्योगिकी में अपनी जानकारी एवं अनुभवों को प्रस्तुत कर सकें और GE से कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करने का ऑर्डर प्राप्त करने में वे कामयाब रहे। GE का काम उतना अधिक महत्वपूर्ण और बड़ा नहीं था। इनसे प्रमुख तौर पर छोटे छोटे आवंटन जैसे कंप्यूटरों का अनुरक्षण और उनकी आवश्यकता के मुताबिक सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए था। अमेरिका GE को बहुत बड़ी कंपनी मानता था और इसी कारण GE को अपना ग्राहक बताना उनके लिए लाभप्रद सिद्ध हो गया। साथ ही जनरल इलेक्ट्रिक के CEO और प्रसिद्ध प्रबंधन प्रशासन विशेषज्ञ जैक वेल्च ने अपनी राय व्यक्त की। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वृद्धि जबरदस्त हुई और वहाँ वेल्च जो भारत के दौरान अजीम प्रेमजी से पहले मिल चुके हैं, उन्होंने विप्रो पर पूरा भरोसा कर लिया। उन दिनों GE उन विदेशी कंपनियों में से एक महत्वपूर्ण कंपनी थी जो बड़े पैमानों पर सॉफ्टवेयर का आयात किया करती थी और GE के साथ काम करना विप्रो के लिए भारत और विदेश में अनेक प्रकार से लाभप्रद साबित हुआ। GE के विप्रो को दिए गए अनेक आवंटनों का देखते हुए अनेक दूसरी कंपनियों में भी आवंटन सुपुर्द करने के लिए आ गया है। यह अच्छा इशारा था, परंतु अजीम प्रेमजी ने माना कि केवल यही पहचान विप्रो के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने ग्राहकों को संतुष्ट करने की एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक खोज निकाली। सॉफ्टवेयर का निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए कंप्यूटर उद्योग में कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय नियम एवं विनियम और प्रमाणिक मानक होते हैं। केवल वे ही कंपनियां गुणवत्ता सेवा प्रदान करा सकती हैं जो इन नियमों एवं इन विनियमों का पालन करते हैं। अजीम प्रेमजी ने निश्चय कर लिया कि मानक का यह अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र उसका अपना अगला लक्ष्य होगा। इससे न केवल विप्रो में प्रयुक्त विधियों का विस्तार होगा, बल्कि इससे ग्राहकों का त्वरित विश्वास भी प्राप्त होगा। संगठन के भीतर एक गैर सरकारी आदेश पारित किए गए जिसमें विप्रो को सॉफ्टवेयर सेवाओं और प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए आवश्यक नियमों एवं विनियमों का अनुसरण करना चाहिए।
विप्रो ने सन 1995 में ISO 9000 मानक प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उस वर्ष से विप्रो ने गुणवत्ता के मानक को ऊपर उठाने के लिए लगातार योगदान दिया। विप्रो के कर्मचारियों ने कंपनी के प्रत्येक कार्यों का विनिमयकरण और मानकीकरण के लिए कठिन से कठिन प्रयास किए। सुनिश्चित मानकों को बरकरार रखने के इस कठिन कार्य और निष्ठापूर्ण प्रयासों को ग्राहकों द्वारा खूब सराहा गया। विप्रो ने तेजी से सेवा क्षेत्र में विकास करना आरंभ कर दिया। विगत वर्षों से सुनिश्चितता से अपनाई जा रही मानक की गुणवत्ता को आज भी बरकरार रखा गया है और इसी समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिन्होंने विप्रो की वृद्धि के अगले चरण को निर्धारित किया। यदि कोई व्यक्ति घटनाओं के महत्व और इसके निर्मित प्रभाव के बारे में सोचे तो दो क्रांतियां या दो भूकंप कहना अत्यंत उपयुक्त होगा। धन्यवाद।